नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हिंदुस्तान की राजनीति में जिस तरह से तेजी चल रही है, गर्मा गर्मी चल रही है, उसमें अभी संसद का जो मॉनसून सत्र है उसमें बारिश का न तो दिल्ली में वैसे ज्यादा पता चल रहा है और न संसद में पता चल रहा है। संसद में बहुत गर्म हो रहा है माहौल और विपक्ष जो है, खासतौर से राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता भी हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, वो अमित शाह होम मिनिस्टर साहब पर बिल्कुल हल्ला बोल किए हुए हैं। अमित शाह गायब हैं, अमित शाह जवाब दें, ये वो। और उसके साथ साथ जब किरण रिजिजू साहब जो पार्लियामेंट अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी राहुल गांधी जी से बात की तो बताया गया कि राहुल गांधी जी ने साफ कर दिया कि भाई अमित शाह जी के बयान के बिना, बातचीत के बिना हम बात ही नहीं करेंगे और हम इस्तीफा नहीं चाहते, लेकिन अमित शाह पर वो हल्ला बोले हुए। ये बात तो ठीक है। इस बात पर आज प्रोग्राम करने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी क्योंकि जो हमारे मित्र हैं, जो हिंदुस्तान की राजनीति को बहुत बारीकी से समझते हैं, गहराई से समझते हैं और फैक्ट्स के हिसाब से समझते हैं। नंबर पर उनका बड़ा गेम है और जो सोशल सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, उसको भी वो बारीकी से समझते हैं। अभिषेक जी, तो अभिषेक जी ने एक पोस्ट कर दिया और पोस्ट में लिखा कि राहुल गांधी जी का अमित शाह को टारगेट करना स्ट्रेटेजिक ब्लंडर हो सकता है। और मेरा यह मानना है कि 2029 में राहुल गांधी के लिए योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस की तुलना में अमित शाह ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे। इससे आगे भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उस पर हम चर्चा करेंगे। अभिषेक जी खुद हमारे साथ हैं। अभिषेक जी ने एक और बात लिख दी कि हालांकि मैं जानता हूं कि मेरे इस आकलन की गलत व्याख्या की जा सकती। तो अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम नहीं चाहते कि कोई भी आपके आकलन की गलत व्याख्या करे। मेरे को तो समझ में आता है कि आप आकलन गलत नहीं करते आमतौर पर। नहीं, देखिए आकलन गलत हो सकता है विजय जी, आकलन गलत हो सकता है, लेकिन आकलन की गलत ढंग से मलाफाइड इंटेंशन से व्याख्या करना वो ठीक नहीं होता किसी के लिए भी। मैंने जो बात लिखी है उसके पीछे के कई सारे संदर्भ हैं, कई सारे कारण हैं। आप हमारी तुलना में काफी पहले से आप पत्रकारिता में, बहुत पहले से आपने बीजेपी को जमीन से उठकर लोग मुख्य विपक्षी दल और भाजपा तक आते हुए देखा है और 400 सीट वाली सरकार, जो आजकल 400 सीटें सपना है लोगों के लिए, उस सरकार के एक झटके में जमीन पर आते हुए भी देखा है। राजनीति में आज जिस ढंग की राजनीति हो गई है, जनरेशनल शिफ्ट के साथ, सोशल मीडिया के प्रयोग के साथ, सोशल चेंजेज के साथ जिस ढंग से राजनीति हो गई है, उसमें हर राजनेता को एक पैरामीटर पर, एक तराजू पर हम नहीं तौल सकते। अमित शाह की अपनी ताकत है, नरेंद्र मोदी की अपनी ताकत है, राहुल गांधी की अपनी ताकत है, अरविंद केजरीवाल की अपनी ताकत है, सबकी अपनी ताकत है। अमित शाह की ताकत चुनावी प्रबंधन वाली है, पार्टी का प्रबंधन और मैनेजमेंट की ताकत उनकी बहुत जबरदस्त है। लेकिन नरेंद्र मोदी की ताकत इससे बिल्कुल उल्टी है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी दिल्ली लाए जा रहे थे, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनावी हिंदुत्व के ब्रांड के तौर पर पेश नहीं किया था। वो तो बीजेपी के नेता थे, तो वो अपने आप हो ही गए थे। अपने आप गुजरात का जो बैगेज था 2002 का, उसमें वो अपने आप हो ही गए थे। लेकिन जिस तरीके से उन्हें पेश किया गया, वो दरअसल पिछड़े वर्ग का जो वोट भारतीय जनता पार्टी के चुनावी हिंदुत्व के सहारे वो बीजेपी के साथ जुड़ नहीं पाता था, वो एक पिछड़े वर्ग को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग लिंक के तौर पर नरेंद्र मोदी के चेहरे की ब्रांडिंग की गई थी 2014 में, और वो कामयाब हुई। अमित शाह के साथ दिक्कत क्या है कि अमित शाह न तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, ना ही वो देवेंद्र फडणवीस या योगी आदित्यनाथ की तरह जनरल कैटेगरी की किसी ताकतवर समुदाय से आते हैं जो नैरेटिव सेट करने की कुवत रखता हो। लिहाजा चुनावी राजनीति में अमित शाह का चेहरा पेश करके चुनाव जीतना वैसा ही हो सकता है जैसे लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा पेश करके चुनाव जीतने की कोशिशें हुई थी 2009 के चुनाव में। आप सबने देखा, 2009 का जिक्र भी किया है जी। अब लाल कृष्ण आडवाणी की कितनी बड़ी भूमिका थी 2 सीटों से लेकर 182 सीट तक पहुंचाने में, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन सामने से जो चेहरा रखा गया, वो चेहरा तो अटल बिहारी वाजपेयी का था, और उस चेहरे के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता की सीढ़ियां चढ़ी थी। चेहरा नरेंद्र मोदी का ही था। लाल कृष्ण आडवाणी की जो उस वक्त की भूमिका थी, मैनेजमेंट के मामले में कम से कम अमित शाह उससे कई गुना आगे है। बेशक आडवाणी का संसदीय जीवन बहुत लंबा था, एक पत्रकार के तौर पर, एक संघ के स्वयंसेवक के तौर पर रहा हो, या एक सांसद के तौर पर संसद के दोनों सदनों में जिस ढंग की उनकी संसदीय समझ थी, वो अनपैरेलल है आज की भाजपा के नेताओं के सामने अगर देखें तो। लेकिन अब चूंकि संसद की अहमियत ही बहुत कम हो गई है, संसद से अब स्टार पैदा नहीं होते। शरद यादव और सुषमा स्वराज के बाद संसद ने स्टार बनाना बंद कर दिया है। अब राज्यों से नेता पैदा होकर के और दिल्ली लाए जा रहे हैं
कोई गुजरात मॉडल, तो कोई आंध्रा मॉडल, तो कोई बिहार मॉडल, तो कोई बंगाल मॉडल, इसके सहारे नेता तय किए जा रहे हैं। तो लिहाजा संसद में जो ताकत होती है और संसद में जिस ढंग से बहस होती है, उसकी जो अहमियत होती है, उसके सहारे नेता गढ़ने की जो कोशिशें होती है, एक नेशनल पर्सपेक्टिव होता है संसद में, जो जिन राजनेताओं का निर्माण संसद के द्वारा होता है, उसमें जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव होता है, वो सब चीजें तो छोड़ दीजिए। चुनाव जीतना ही अगर सब कुछ है, तो पर्दे के पीछे अमित शाह की भूमिका बड़ी है और पर्दे के आगे एक चेहरे की जरूरत है, ये फैक्ट है। राहुल गांधी जिस ढंग से अमित शाह पर जिस ढंग से वो सामने आए, अब तक मतलब 2 दिनों पहले तक वो बिल्कुल ठीक थे। अगर चुनावी राजनीति के लिहाज से देखें, नैरेटिव सेट करने के लिहाज से देखें, 2 दिनों पहले तक वो बिल्कुल सही थे, कहीं कोई उसमें दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्हें मोदी शाह को मुद्दा बनाना था। अब देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को तो राजनीतिक मुक्ति मिल गई। जिस दिन उनका इस्तीफा हो गया, उस दिन के बाद से ना तो जेएनजी उनकी चर्चा कर रहा है और ना ही कोई दूसरा विपक्षी नेता उनकी चर्चा कर रहा है। वो एक तरह से मुक्त हो गए आरोपों से। अब पूरा का पूरा फोकस हो गया है पैलेट गन को लेकर के अमित शाह के ऊपर, अमित शाह जी पर। या दिल्ली में जो कथित बदसलूकी हुई या जो फुटेज सामने आई बदसलूकी की बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ, उसको लेकर गृह मंत्रालय उनके पास होने की वजह से पूरा फोकस उनके ऊपर आ गया है। वही लगातार पेपर लीक जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से जो रोजगार परक नीतियां इस देश में करीब करीब बननी बंद सी हो गई है या उसका असर नहीं दिखाई दे रहा, उस वजह से नरेंद्र मोदी पहले से टारगेट पर तो थे इस देश के नौजवानों के, लेकिन इस जेएनजी आंदोलन ने एक बहाना दे दिया। तो ऐसी स्थिति में अमित शाह को परसों तक जब राहुल गांधी ठीक थे, आखिरी 2 दिनों में राहुल गांधी अगर पुश नहीं कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दें, तो मेरे ख्याल से ठीक कर रहे हैं। इसलिए ठीक कर रहे हैं कि वो विकेट ही गिरा देंगे तब तो नया विकेट आ जाएगा। आप देखिए, आपने तो देखा है संसद का वो दौर जब लखू भाई पाठक चीटिंग केस सामने आया, 94 का साल था शायद, वो 94। उसी दौर में जेएमएम ब्राइबरी केस भी आ गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड, और भी कई सारे सवाल थे जिसमें नरसिम्हा राव घिरते जा रहे थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत सांकेतिक और सीमित तरीके से नरसिम्हा राव को टारगेट किया था, क्योंकि वाजपेयी को कहीं ना कहीं ये लग रहा बड़ा था कि घोटाला था, मतलब हिंदुस्तान की संसदीय इतिहास का एक बड़ा घोटाला था जिसमें प्रधानमंत्री सीधे सीधे से इन्वॉल्व जी पाए गए लेकिन थे। बस टारगेट उस ढंग से नहीं किया गया, क्योंकि टारगेट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि बाबरी विध्वंस के बाद कांग्रेस के भीतर ही नरसिम्हा राव को लेकर सवाल थे। वहां अगर विपक्ष हमलावर होता और खासकर भारतीय जनता पार्टी, तो ये तय था कि तिवारी कांग्रेस बनाने की नौबत नहीं आती। ये अर्जुन सिंह या एनडी तिवारी जैसे लोग प्रधानमंत्री पद तक पहुंचा दिए जाते तो लेने के देने पड़ जाते भाजपा को 96 में। वो तो नरसिम्हा राव थे कि हिंदी भाषी भारत उनको खुला मैदान मिल गया था जी। आज की तारीख में अब जरा सोचिए, जब अमित शाह पिछड़े वर्ग से नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी की तरह खुद को पिछड़ा अति पिछड़ा बता सके, ना ही वो योगी आदित्यनाथ की तरह चुनावी हिंदुत्व के वैसे भगवा चोले वाले ब्रांड एम्बेसडर है, और ना ही योगी आदित्यनाथ की तरह एक ताकतवर समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, प्रभावशाली समुदाय से, ना ही देवेंद्र फडणवीस की तरह वो एक प्रभाव। ऐसे में पर्दे के पीछे जो उनकी भूमिका है वो तो बनी रहेगी, पर्दे के आगे की उनकी भूमिका को अगर राहुल गांधी थोड़ा और एग्रेसिव होकर सीमित कर देते हैं या उनका विकेट ही गिरा देते हैं, तो पार्टियां तो बिना नेता के चलनी नहीं है। 80 साल के नरेंद्र मोदी 2029 में विकल्प नहीं होंगे, ये करीब करीब तय मानिए। भारतीय जनता पार्टी आगे देखेगी, ये तय है। तो उस परिस्थिति में कमजोर प्रतिद्वंदी सामने रहे, ये भला कौन नहीं चाहेगा। अच्छा, अगर इस्तीफा ले भी लेते हैं राहुल गांधी अमित शाह का, तो पर्दे के पीछे जो उनकी भूमिका है प्रबंधन वाली, वो तो बनी रहेगी, वो तो उनसे छीन नहीं लेंगे। लिहाजा अमित शाह को बनाए रखना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने समझदारी दिखाई है कि इस्तीफे पर फोकस नहीं करेंगे। आप देखिए, जिन्ना विवाद में कांग्रेस के लोग क्या कहते थे, ये आंतरिक मामला है भारतीय जनता पार्टी का, जो नुकसान होना था वो तो आडवाणी जी का हो गया, और कांग्रेस के लोग ज्यादा नुकसान करते तो हो सकता था कि मुरली मनोहर जोशी या जसवंत सिंह से उनको 2009 में मुकाबला करना पड़ता, तब ज्यादा स्थितियां विकट होती मनमोहन सिंह और कांग्रेस के लिए। लेकिन आडवाणी जी को छोड़ दिया कि जो विलन बनाना है वो पार्टी और जनता ने बना दिया, जनता के एक बड़े तबके ने बना दिया, तो पके हुए केले पर हम क्यों चाकू चलाएं। मुझे ये तो नहीं पता कि अभिषेक कुमार की बात राहुल गांधी जी से हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने अपने स्ट्रेटेजी को बदला क्योंकि आपने लिखा स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, और उसके बाद मुझे खबर मिली कि राहुल जी ने कहा कि भाई हम इस्तीफा नहीं लेंगे अमित शाह जी का, ऐसी खबर मिली है, और हम उन पर दबाव बनाएंगे कि हाउस में रहें।
लेकिन क्या इस बात को, मतलब और बहुत सारे उदाहरण आपने दिए, लेकिन मैं इस पर पहले समझना चाहता हूं कि क्या आप ये एक लाइन क्लियर कर रहे हैं कि आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन बीजेपी लाइन, अमित शाह इज द सेकंड वन मैन, सेकंड सेकंड लेफ्टिनेंट, ये प्रधानमंत्री की रिप्लेस करने के लिए अमित शाह है बजाय योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के? या फिर आप समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े ताकतवर नेता के तौर पर है और उससे जब आप राहुल गांधी को उससे बचना चाहिए ये बात कहते हैं, इसका मतलब आप योगी आदित्यनाथ को अमित शाह से ज्यादा ताकतवर नेता मानते हैं? बल्कि दोनों का नाम ले देता हूं मैं, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस। जी देखिए, योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस निश्चित तौर पर वोट बटोरने के मामले में योगी अमित शाह से ज्यादा ताकतवर है, क्योंकि भारत में वोट लेने की जो प्रक्रिया है, जनता के बीच में 90 के बाद जो हीरो बनने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सामाजिक समूहों के बीच जिस तरह की गोलबंदी होती है, वो एक बड़ा फैक्टर है। अब देखिए, राहुल गांधी के साथ क्या दिक्कत है? राहुल गांधी के साथ जो दिक्कत है वो क्या है? इसलिए वो दिक्कत अखिलेश यादव के साथ नहीं है, वो दिक्कत ममता बनर्जी के साथ नहीं है, वो तेजस्वी यादव के साथ नहीं है, वो दिक्कत शिवराज सिंह चौहान के साथ नहीं है, अशोक गहलोत के साथ नहीं है, राहुल गांधी के साथ आ जाती है। क्योंकि राहुल गांधी को जो कांग्रेस का पिरामिड थ्योरी आप पहले सुनते थे, ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम, ब्राह्मण समुदाय के लोग गांधी परिवार से अपना सीधा जुड़ाव महसूस करते थे। कालांतर में वो जुड़ाव ब्राह्मण समुदाय का राष्ट्रीय स्तर पर अटल बिहारी वाजपेयी है, उसके बाद भाजपा से हो गया, शिफ्ट हो गया, फिर भाजपा के साथ हो गया, मंदिर आंदोलन के साथ साथ। गांधी परिवार को ब्राह्मण समुदाय ने कभी अपना नेता नहीं माना, लेकिन एक प्लस पॉइंट राहुल गांधी के साथ यह हुआ है कि संविधान बचाओ और जिस ढंग की परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में अभी तो साफ दिखाई दे रहा है कि दलित वर्ग की पहली पसंद कांग्रेस पार्टी बनती जा रही है, और वही राहुल गांधी की ताकत है। दलित वर्ग की पहली पसंद जब राहुल गांधी बनते जा रहे हैं, तभी वो अखिलेश यादव के लिए भी जरूरी है। 2017 में राहुल गांधी अखिलेश यादव के लिए बैगेज थे, कांग्रेस पार्टी बैगेज थी। यूपी को ये 7 पसंद है का नारा जनता को पसंद नहीं आया, क्योंकि कांग्रेस के पास देने को कुछ नहीं था। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक प्रतीकात्मक नेतृत्व ही सही जो ऊपर रखा गया, और उसी बीच 400 पार के नारे के साथ जो संविधान बदलने वाली बातें कुछ लोग करने लगे, वहां बसपा जैसी पार्टियों से लोग निराश होने लगे थे, उनके कोर वोटर। उस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी एक स्वाभाविक विकल्प दिखाई देने लगी। नतीजा आप देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ। कई जगह दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे ताकतवर स्ट्रांग होल्ड में उसका वोट बैंक दरकने लगा। अब उस ताकत को अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए 2017 जैसी स्थिति नहीं है, बल्कि इस बार वो उन्हें कुछ देने की स्थिति में। जब वो उन्हें कुछ देने की स्थिति में है, उस परिस्थिति में तो साफ है कि राहुल गांधी के पास एक अपना वोट बैंक भी बन रहा है। प्रशांत किशोर ने भी बिहार में देखिए तो बीजेपी के कोर वोट बैंक को ही झकझोरा है कि आपको क्या मिल रहा है इससे, आपके बच्चे पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। वो सारी चीजें जब एक साथ खड़ी हो रही है, तो उस परिस्थिति में अमित शाह पर कैलकुलेटेड जो टारगेट करना था, वो राहुल गांधी ने मुझे लगता है आज की कर दिया है। मैंने आज से आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उनको ये समझ में आ गया कि नहीं, इनको बनाए रखना जरूरी है इस विकेट को। एक छोटा उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं क्रिकेट का, टेनिस का तो रख दिया जी। मुझे एक पुराने क्रिकेटर ने बताया था, तो फिर आज मैंने उसको याद आया तो मैंने उसे चेक किया क्रिकइंफो की वेबसाइट से। 79 का जो वर्ल्ड कप फाइनल था 1979 का, वो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच हुआ था, और उस वक्त इंग्लैंड के उसके एक बैट्समैन थे इंग्लैंड के, जॉफरी बॉयकॉट। जॉफरी बॉयकॉट बहुत धीमा खेलते थे, टेस्ट वाले पुराने लीग के बैट्समैन थे। उनका विकेट नहीं गिराना चाहते थे वेस्ट इंडीज वाले, बहुत देर तक उनका विकेट नहीं गिराया, क्योंकि उसके बाद क्या पता कहीं कोई अटैकिंग बैट्समैन आ जाए और कहीं पासा पलट ना जाए, तो उनको विकेट पर टिके रहने दिया। एक दौर में गावस्कर को भी 60 ओवर बैटिंग करके 36 रन बनाने के लिए टिके रहने दिया था इंग्लैंड ने, कि चलिए जमे रहेंगे तो कोई मुकाबले जैसी स्थितियां नहीं होंगी। राजनीति में भी ये करना पड़ता है कई बार, और ये काम राहुल गांधी अगर कर रहे हैं, वाकई उन्होंने इस्तीफा नहीं मांगा है, सिर्फ स्टेटमेंट तक सीमित हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि समझदारी दिखाइए जी। आपने जो आंध्र अगासी का भी जिक्र किया है, एक और पोस्ट है कि मान लीजिए कि मैं पीठ संप्रास सूता
और विंबलडन के फाइनल में पहुंच चुका होता। मैं दर्शकों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से आपने सारे चीजों को आकलन किया है, क्रिकेट का भी आपने जिक्र किया, टेनिस का भी। फिर दूसरे सेमीफाइनल में आंद्रे अगासी और लिएंडर पेस में मुकाबला चल रहा होता तो मैं क्या सोचता, यही सोचता ना कि लिएंडर पेस ही जीते ताकि फाइनल आसान हो जाए। ऐसे हम लोग क्रिकेट में भी करते रहते हैं, यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंच रहे हैं, आईपीएल में भी होता है कि ये वाली टीम हार जाए तो वहां पर फाइनल के सेमीफाइनल जो होगा उसमें। तो आपको देखिए, मुझे एक चीज में समझना है कि भारतीय जनता पार्टी तो समझते है कि अमित शाह ही सबसे ताकतवर नेता है जी, ठीक है, और इस सरकार की जान, जैसे कहते हैं ना वो तोते में बसती है, वैसे वो अमित शाह जी में बसती है, ऐसा मानते हैं। और बहुत सारे लोग मानते हैं कि आपको भला लगे बुरा लगे, उनका नाराजगी गुस्सा चेहरा, लेकिन जो नंबर 2 हैं वो अमित शाह जी हैं। जी। तो आप क्या इस संभावना को इनकार कर रहे हैं कि चुनाव के बाद या जब भी प्रधानमंत्री को रिप्लेस करने का नंबर आएगा तो अमित शाह नहीं होंगे वहां? देखिए, पश्चिम बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट बनी थी 77 में, तो सरकार की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे कॉमरेड प्रमोद दास गुप्ता। सबसे बड़ी ताकत उसकी ड्राइविंग फोर्स का है, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। लेकिन सरकार का चेहरा ज्योति बासु ही थे, क्योंकि ज्योति बासु एक पॉपुलर फेस थे। 46-47 से एक पॉपुलर फेस थे बंगाल में कम्युनिस्ट मूवमेंट के। यही स्थिति बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच है। नरेंद्र मोदी वोट जुटाने वाला चेहरा है, योगी आदित्यनाथ वोट जुटाने वाला चेहरा है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी की उम्र हो रही है, जेएनजी आंदोलन ने काफी हद तक उनकी लोकप्रियता, उनकी साख पर बट्टा लगाया है। संसद में वो आ नहीं रहे, संसद में वो बोल नहीं रहे, दोनों में से कोई, मोदी साहब में से कोई नहीं बोल रहे, इससे और ज्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमित शाह की जो भूमिका है, उस भूमिका में एक कमी तो साफ दिखाई देती है कि वो वोट जुटाऊ नेता कभी नहीं रहे, जिनको नेता पेश कर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ सके। वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो क्या होंगे, वो इंद्र कुमार गुजराल हो सकते हैं, कि उनके नाम पर वोट नहीं मिलना, उस संदर्भ में मैं कह रहा हूं। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने तो 1996 से लेकर आज तक प्रेसिडेंशियल फॉर्म में ही इलेक्शन लड़ा है, पार्लियामेंट्री फॉर्म में इलेक्शन ही नहीं लड़ा है, वो चेहरा पेश करके ही चुनाव लड़ती है। लक्ष्य अटल वोट कमल का नारा देकर 1996 में सामने आई। 96, 98, 99 और 2004 चार चुनाव अटल बिहारी वाजपेयी के चेहरे पर। अगली बारी अटल बिहारी करके ही चुनाव, अगली बारी अटल बिहारी करते रहे वो। उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी का चेहरा एक बार लाया जो फेल हो गया। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी का चेहरा लाया। तो वोट बटोरने वाले जो चेहरे हैं उनके सहारे बीजेपी जाती है, कई बार पास हुई, कई बार फेल हुई। अब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी के पैरामीटर पर जो जनता के बीच भीड़ जुटाने वाली बात होती है, वहां आप अमित शाह को देखें तो कहां साहब उनके पक्ष में कोई नैरेटिव भी नहीं जाता है। और ये बात मैं आपको पहले भी अभी बताया, न तो पिछड़े वर्ग से आते हैं, न ही अगड़े वर्ग में कोई नैरेटिव सेट करने वाली कम्युनिटी से आते हैं। जी। तो लेकिन अभी तो साहब ये सवाल हो रहा है, 29 की बात तो आप कर रहे हो, 2029 की, अभी 2027 में क्या होगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ही बाउंस बैक करेंगे बड़े जबरदस्त तरीके से। मैं इसको इस दूसरे तरीके से समझना चाहता हूँ कि 2012 में उससे पहले संघ ने कहा कि नरेंद्र मोदी दिल्ली पहुंचे, आए, चाहता था संघ, ऐसी खबर। लेकिन नरेंद्र मोदी 2012 का चुनाव बाउंस बैक, मतलब बड़े मजबूत तरीके से लड़कर जीत कर आना चाहते थे, और तभी होती है प्रशांत किशोर की एंट्री, आपको याद हो तो जी। और वो चुनाव प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी ने अपनी टीम को कहा कि मैं बिग बैंग के साथ ये चुनाव जीतना चाहता हूँ, और बिग बैंग के साथ उन्होंने चुनाव जीता और वो गुजरात मॉडल के साथ यहाँ पहुंचे। ठीक है, क्या आपको लगता है कि 2027 का चुनाव बिग बैंग के साथ योगी आदित्यनाथ जीतने की ताकत रखते हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं सर। पहली ये कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक सेहत पर चुनाव जीतने हारने से क्या फर्क पड़ता है, और दूसरा कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ जीत कर आ रहे हैं। तो मैं दूसरे सवाल से शुरू करता हूं कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ जीत कर आ रहे हैं या नहीं। उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव मोदी एरा में हुए हैं, 2014, 2017, 2019 और 2022, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा। और ये चारों चुनाव दरअसल यादव बनाम गैर यादव पिछड़ों की गोलबंदी का चुनाव था। बहुत साफ साफ कहें तो ये वही चुनाव था। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव उससे कुछ अलग था।
उससे कुछ अलग इसलिए था क्योंकि पिछड़े वर्ग के बीच जो बिहार में जाति जनगणना हुई और राहुल गांधी ने राष्ट्रीय स्तर पर उसको लेकर जो मुद्दा बनाया, वो उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्गों के बीच वो गहरी पैठ बनाकर चला गया कि वोट पिछड़े वर्ग का है, खासकर डोमिनेंट ओबीसी के बीच, कि वोट पिछड़े वर्ग का है लेकिन राज अगड़े कर रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव में जो टेम्पो बना था, उधर दलितों में संविधान बचाओ मुद्दा बन गया, वो टेम्पो अगर बरकरार रहा तब तो योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी किसी सूरत में चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन अगर वापस योगी आदित्यनाथ उसी चुनावी हिंदुत्व के आसरे उत्तर प्रदेश के वोटर को बांधने में कामयाब हो गए, फिर से यादव बनाम नॉन यादव की बाइनरी खड़ी करने में कामयाब हो गए, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने में कहें तो कामयाब हो गई बीजेपी, तो फिर 2022 या 2017 जैसे नतीजे आएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की सेहत पर चुनाव जीतने हारने से क्या फर्क पड़ेगा, मुझे लगता है कि यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नरेंद्र मोदी अगर गुजरात का चुनाव 2007 या 12 हार जाते हैं, 7 के चुनाव में तो आपके साथ भी बहुत अच्छा अनुभव नहीं है, वो तो अभी भी यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं कि करण थापर की चर्चा ज्यादा हो जाती है, आपके वाले प्रसंग की चर्चा कम होती है, वो कोई इशू नहीं है जी। तो ये 2012 का चुनाव या 7 का चुनाव इसलिए योगी इनके लिए, मोदी जी के लिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि मोदी एक ऐसे राज्य से आते थे जो बहुत बड़ा राज्य नहीं है, जो हिंदी भाषी राज्य नहीं है, उन्हें अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए अपनी कुर्सी को बचाए रखना बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राज्य से आते हैं जहां उनके पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए उनकी कुर्सी को बचाए रखना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। राजनाथ सिंह की भी कुर्सी गई थी, पार्टी तीसरे नंबर पर चली गई थी, लेकिन ज्यों-ज्यों भारतीय जनता पार्टी नीचे गिरती चली गई, त्यों-त्यों राजनाथ सिंह का राजनीतिक कद ऊपर उठता चला गया। हाँ, भाजपा ने फिर से वापसी की तो फिर से राजनाथ सिंह के सितारे गर्दिश में दिखने लगे। योगी आदित्यनाथ एक ब्रांड बन चुके हैं। यूपी अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो क्या गारंटी है कि योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाया जाएगा, ये एक सवाल तो पार्टी के भीतर है कि कहीं उनका शिवराजकरण तो नहीं हो जाएगा या कहीं उनका नीतीश कुमार वाला हसर तो नहीं हो जाएगा, ये सवाल तो बने ही हुए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर यूपी हार जाती है तब तो तय मानिए कि 2029 का खेल ही बीजेपी के हाथ से निकल रहा है। जैसे 2002 में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हार गई और उसी वक्त तय हो गया कि बीजेपी एक बालू की भीत पर खड़ी है और अगले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को दिक्कत होगी। अगर बीजेपी हार जाती है, मैं एक लाइन जोड़ दूं, बीजेपी अगर हार जाती है तो 29 हाथ से निकलना तय हो जाएगा। 29 हाथ से निकलेगा तो फिर कोई अमित शाह को याद नहीं करेगा, फिर कोई देवेंद्र फडणवीस को याद नहीं करेगा। उस परिस्थिति में लोग याद करेंगे योगी आदित्यनाथ को, क्योंकि उनकी एक ब्रांडिंग हो चुकी है, उनका एक चेहरा बन चुका है। बिल्कुल चुनावी हिंदुत्व के मौलाना मुलायम सिंह जो कहते थे, मुल्ला मुलायम, उस तरह का चेहरा उनका बन चुका है हिंदुत्व वाले ब्रांड पर कहें तो। जैसे मुलायम सिंह का एक चेहरा बन चुका था, वो सत्ता में रहे ना रहे, मुलायम सिंह की राजनीतिक अहमियत बनी हुई थी। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ की अहमियत है। सत्ता से भाजपा जैसे ही बाहर गई और खासकर 15 साल की सत्ता भोगने के बाद जब बाहर जाएगी तो सत्ता के लिए तो जब लोग आडवाणी जी के नहीं हुए, आडवाणी जी के सारे बगलगीर मोदी जी के करीबी हो गए, तो इनका क्या कहा जाए। नहीं, मैं आपसे दूसरी बहुत अच्छी बात आपने कही है, लेकिन मुझे ये बताइए कि यदि 2027 का चुनाव योगी सरकार हार जाती है, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, तब आप समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे केंद्रीय राजनीति में? देखिए, मैंने वही बात कही आपसे कि अगर 27 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है तो 29 में दिल्ली से रुखसती करीब करीब तय हो जाएगी। और जब भी भाजपा की दिल्ली से रुखसती होती है, उत्तर प्रदेश के चेहरे पर केंद्रित हो जाती है पार्टी। राजनाथ सिंह को भी लाया गया था उसी परिस्थिति में, और वो तब लाया गया था जब प्रमोद महाजन जीवित थे, तब राजनाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। उनके 3-4 महीने बाद प्रमोद महाजन वाली घटना हुई थी, तब उनको लाया गया था। लेकिन राजनाथ सिंह की तुलना में योगी आदित्यनाथ की ब्रांडिंग बहुत बड़ी हो चुकी है। वो तो बड़ी अब चुनावी जीत और हार से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना है। जीत कर आडवाणी बना दिए जाए, कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन जाए, तब भले फर्क पड़ सकता है। नहीं, लेकिन आप तो दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। ये तो बहुत गंभीर बात आप कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का ये पार्टी शिवराजकरण कर सकती है, ऐसी संभावना आपको लगती है चुनाव जीतने के बाद? देखिए, मीडियोक्रिटी आज की भारतीय जनता पार्टी में क्वालिफिकेशन हो गया है। आप अगर औसत दर्जे से हैं या औसत दर्जे से नीचे हैं तो ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन आज की भारतीय जनता पार्टी में है। आज की बीजेपी वो नहीं है जो कहीं से यशवंत सिन्हा को भी उठा के लाए कि उनमें क्वालिटी है।
कहीं से राजीव प्रताप रूडी को भी उठा के लाए कि ये बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, यंग जनरेशन के हैं। टीवी का जमाना आ रहा था, रेडियो का जमाना लद रहा था, उसमें रूडी जैसे लोग टीवी पर मुफीद रहेंगे। ये वो भाजपा नहीं है जो जसवंत सिंह को भी लाए, ये वो भाजपा नहीं है जो मुरली मनोहर जोशी को भी उठा के लाए, सुंदर सिंह भंडारी को भी लाए। यहाँ क्या है, यहाँ आप देखिए तो किसको लाया जा रहा है, भजन लाल शर्मा। यहाँ लाए जा रहे हैं कौन, मोहन यादव। यहाँ लाए जा रहे हैं वहां पहली बार के विधायक भी वो भूपेंद्र पटेल। यहाँ लाए जा रहे हैं मोहन मांझी उड़ीसा में, यहाँ लाए जा रहे हैं सम्राट चौधरी। इस भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ को तीसरा मौका देकर गुजरात लॉबी ये चाहेगी कि उसके लिए एक मजबूत चुनौती खड़ी हो जाए। ये ऐसा मुझे नहीं लगता कि तीसरा मौका उन्हें दिया जाएगा। इसलिए योगी आदित्यनाथ को अगर भाजपा जीतती है तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, इसमें मुझे तो संदेह है। अच्छा, एक चीज समझाइए, बहुत सारे लोग, आपने भी कहा और ये सच है कि वो हिंदुत्व का बड़ा ब्रांड है, चेहरा है, चुनाव के लिए देश में सबसे लोकप्रिय है, इसमें कोई शक नहीं है, यदि नरेंद्र मोदी के बाद भी उनको जोड़ लें। लेकिन 2017 का चुनाव अमित शाह का चुनाव था, योगी आदित्यनाथ तो चेहरा नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी ने जीता। जब वो चीफ मिनिस्टर बन गए तो 2019 का चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हो गई लोकसभा में, ठीक है। उसके बाद पहला चुनाव हुआ मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का 2022 में, उसमें बीजेपी की सीटें और कम हो गई। फिर 2024 का चुनाव हुआ लोकसभा का, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे पूरी ताकत के साथ, राम मंदिर निर्माण के साथ, जन्मभूमि सब कुछ होने के बाद, उसमें भी लगातार सीटें कम हो गई। फिर भी अभिषेक जी जैसे विद्वान लोग योगी आदित्यनाथ को सबसे बड़ा नेता क्यों मानते हैं? भैया ये फिर तो राहुल गांधी और योगी आदित्यनाथ में क्या फर्क है? हम ये मैं नहीं मानता। डेमोक्रेसी में नंबर को इंपॉर्टेंस देते ना। नरेंद्र मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोग पसंद करते हैं, ये नहीं है, ये भी होगी, लेकिन वो 282, 303, 240 और एनडीए को 293 पे लाकर रखते हैं, इसलिए उनका नेतृत्व कायम। मैं उसी अब नहीं, आपके सवाल पर मैं आ रहा हूं। देखिए सर, स्थितियां दरअसल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने आसपास जितने भी मुख्यमंत्री बना रखे हैं उन मुख्यमंत्रियों का चेहरा बहुत दमदार नहीं है। आज की भारतीय जनता पार्टी में कोई टैलेंट पूल भी उस तरह का नहीं दिखता है कि अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी या जसवंत सिंह के बाद वाली पीढ़ी में। योगी जी नहीं, मैं योगी पर ही, मैं योगी का ही जवाब दे रहा हूं आपको जी। उस तरह का टैलेंट पूल नहीं दिखता है, क्योंकि आपने जो सेकंड लाइन बीजेपी में देखी थी वो कौन थी? सुषमा स्वराज की थी, सुशील मोदी की थी, राजनाथ सिंह की थी, अनंत कुमार की थी, प्रमोद जी की थी, नरेंद्र मोदी की थी, शिवराज जी की थी, इन सब, उमा भारती की थी, ऐसे लोगों की लाइन थी। आज की भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को बना दिया गया है जो चुनौती बन ही नहीं सकते। और दूसरी चीज ये है कि योगी आदित्यनाथ ने जो सोसाइटी के अंदर जो परिस्थितियां बीजेपी के नैरेटिव के अकॉर्डिंग बनी पिछले कुछ सालों में, उसमें सबसे फिट चेहरे के तौर पर वो दिखाई देने लगे। आप कह रहे हैं कि सीटें घट गई, यहां तो राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए 180 से भाजपा को 80 पर पहुंचा दिया था, 3 नंबर पर, तब भी उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कुर्सी दे दी गई। 2004 का चुनाव हारने का इनाम यह हुआ कि राजनाथ सिंह को भारतीय जनता पार्टी के टॉप पर पहुंचा दिया गया। 2012 में भी एक बार टॉप पर पहुंचा दिया गया। 2009 में तो इतने ताकतवर हो गए थे राजनाथ सिंह कि उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी काफी चर्चा आप ही लोगों ने की। समझना चाहता हूं मैं बात, अभिषेक जी से जो बात समझना चाहता हूं वो ये कि क्यों योगी आदित्यनाथ को, मैं जो हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मैं सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, लोकप्रिय वो हैं, पॉपुलर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदू ब्रांड चेहरा है, उसमें शक नहीं है, लेकिन कोई लीडर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में इलेक्टोरल विनिंग से ही पॉपुलर हो सकता है, और योगी आदित्यनाथ को मैं उसमें कामयाब नहीं मानता। फैक्ट्स के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जब से योगी आदित्यनाथ आए बीजेपी का संकट नंबर कम हुआ है, फिर भी अभिषेक जैसे जो विद्वान लोग हैं वो उनको सबसे बड़ा नेता मानते। मेरा सवाल ये है जी, सबसे बड़ा नेता मानने के पीछे की परिस्थितियां ये है कि उनकी पीढ़ी में, पोस्ट मोदी एरा में या मोदी जी की पीढ़ी के बाद के दौर में कोई ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आप दिखा दीजिए जो तीसरी जनरेशन का हो, मतलब योगी जी वाले जनरेशन का, जो अपने बूते चुनाव जिता करके ला रहा हो, वो भी तो दिखाई नहीं दे रहा। कह रहे हैं हर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल, हर राज्य के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की डिमांड हो रही है, उनका इस्तेमाल कर रही है। देवेंद्र फडणवीस की भी अब डिमांड होनी शुरू हो गई है दूसरे राज्यों में, जब वो दूसरी बार सत्ता संभाले हैं उसके बाद से। तो ऐसे लोगों को चेहरा क्यों ना माना जाए?
आखिर सीटें कम होने के बावजूद वो सत्ता में तो ला ही रहे, इसमें क्या शक है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि सीटें कम होने की बात है, पूरी जिंदगी में अधिकांश समय राज्यसभा वाली राजनीति करके बिताने वाले वीपी सिंह जब जनता के बीच जा सकते हैं, नेता हो सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो लुटियंस दिल्ली की राजनीति उसको बीजेपी में कहा जाए तो करते थे और कभी कभार चुनाव में जाते थे फील्ड में, लेकिन संगठन की राजनीति और बाकी तमाम चीजों से अपने आप को काफी हद तक दूर रखते थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने उनके संसदीय अनुभव, अच्छी हिंदी, मास अपील जिसको कहा गया, जो भीड़ तो जुटा लेते थे, वोट में कन्वर्जन नहीं होता था, बावजूद समझा गया कि अब शायद ये वोट जुटा लें 90 के बाद की परिस्थितियों में, तो उन्हें मौका दे दिया गया। फिर योगी और फडणवीस में क्या बुराई है? नहीं, बुराई मेरे को न उनके देने में मौका, मैं तो समझने की हिसाब से मैं वही कह रहा हूँ कि योगी या फडणवीस नहीं तो कौन? अब योगी और आदित्य फडणवीस पर बात करता हूं मैं, कि आपने बिल्कुल सही जगह पर आ गए। फडणवीस ने छोटे भाई की भारतीय जनता पार्टी को बड़े भाई और एक मजबूत ब्रदर के तौर पर बदल दिया मुंबई में, महाराष्ट्र में। शिवसेना बहुत, उत्तर प्रदेश में उस तरह की चुनौती नहीं थी, महाराष्ट्र में दूसरी तरह की चुनौती थी। शिवसेना एक मजबूत पार्टी थी और अटल बिहारी वाजपेयी के राज में, अडवाणी जी के राज में उसे बड़े भाई के तौर पर ही माना गया जी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने, यदि योगी के हम कंपैरिजन में मैं कह रहा हूँ, उन्होंने एक बड़ी पार्टी बना दिया उसको और शिवसेना को ही खत्म कर दिया। तो क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ के मुकाबले में देवेंद्र फडणवीस को बड़ा नेता माना जाए? निश्चित तौर पर व्यक्ति पर मेरा कोई से परेशानी है ना कोई है, मैं नंबर पर बात कर रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देवेंद्र फडणवीस के रहते भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर भी हुई, उस पैरामीटर पर तो योगी आदित्यनाथ से पीछे जाते हैं। अगर 2019 की बात करें तो योगी ने सीटें कम होने के बावजूद सतत रूप से 2 चुनाव में बरकरार रखा भाजपा को। देवेंद्र फडणवीस के रहते भारतीय जनता पार्टी 124 से 104-5 पर आई और अंततः वहां विपक्षी गठबंधन की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में सरकार बन गई। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की जो ताकत है दूसरे मामलों में, वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक अमित शाह की बराबरी करते हुए भी दिखते हैं या उनका पीछा करते हुए भी दिखते हैं। कॉर्पोरेट सपोर्ट, प्रबंधन की, मैनेजमेंट की ताकत होती है, महाराष्ट्र के नेताओं की ये ताकत होती है। जी, महाराष्ट्र के नेताओं की ये ताकत होती है, आपने बिल्कुल सही कहा। कई बार शरद पवार की ये ताकत ही उनकी कमजोरी बन गई, जिस वजह से वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचते पहुंचते रह गए। तो ये सारी ताकत जो देवेंद्र फडणवीस के साथ जुड़ी है, और दूसरा नागपुर से होना, संघ के मुख्यालय और वहां के स्थानीय जो संघ की जो पूरी टॉप लीडरशिप है उसके करीब से होना, ये उनके पक्ष में बात जाती है। तो दोनों की अपनी ताकत है, अपनी कमजोरियां हैं। योगी पर कोई, सर संघ की टॉप लीडरशिप तो नितिन गडकरी को दोबारा अध्यक्ष नहीं बनवा पाई, ये कब तक आप उसको हाई पेडेस्टल पर रखेंगे? देखिए, संघ की टॉप लीडरशिप ताकतवर कब होती है? टफ तरीके से बात करता हूँ जी, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दोबारा अध्यक्ष नहीं बनवा पाई। उसमें दोबारा अध्यक्ष नहीं बनवाने में और भी पर्दे के पीछे की कहानियां हैं, जिससे आप भी खुद अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या हुआ था। कि गुजरात लॉबी भी तब थी। पर संघ को रखेंगे तो पुरानी कहानियां, वो दूसरी पर्दे के पीछे की कहानियां तो बहुत संघ ताकतवर तब होता है सर, संघ बहुत ज्यादा ताकतवर तब होता है भारतीय जनता पार्टी के मामले में, जब बीजेपी के हाथ से केंद्र की सत्ता फिसल जाती है, तब वो काफी हद तक ताकतवर हो जाता है। संघ, आप देखिए अटल जी के हाथ से सत्ता फिसल गई, और अब भी मेरा मानना है कि अगर अटल जी प्रधानमंत्री होते, आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होते और तब वो जिन्ना की मजार पर गए होते, तब वो उतना बड़ा बवाल नहीं बनता जितना बड़ा बना दिया गया। इसलिए बना दिया गया क्योंकि अब जनरेशनल शिफ्ट की डिमांड भी अंदर खाने चल रही थी, उसको एक हवा भी मिल रही थी, और अगली पीढ़ी के पास कमान जाने के लिए आडवाणी का विकेट गिराना जरूरी हो गया था संघ के लिए। उस वक्त वो पिच कर गए वहां। यहां क्या स्थिति थी 2012 में? 2012 के अंत में जो नितिन गडकरी को एक पूर्ति ग्रुप सामने आ गया, और करप्शन का मामला चुनावी साल में जिस मुद्दे पर आप घेरने जा रहे हैं कांग्रेस को, अन्ना आंदोलन के बाद से, या ये राजा कलमाडी वगैरह के मुद्दे को लेकर, या सीएजी के गलत आकलन को लेकर जो घेरने जा रहे हैं, उसमें आपकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद इन्वॉल्व हो जाए तो कैसा होगा? अब देखिए ना, चुनाव लोकसभा का स्तर पर था, लाल कृष्ण आडवाणी को पता था कि हफ्ते 10 दिन 20 दिन में किसी भी दिन जैन हवाला कांड का जिन्न बाहर आएगा, डायरी में उनके नाम हो सकते हैं। मुंबई अधिवेशन में बिना किसी से पूछे, शायद आपने कवर भी किया हो उसको, बिना किसी से पूछे, मैं वहीं था, उसमें मौजूद जी, आप वहीं थे, बिना किसी से पूछे कार्यकारिणी में या संसदीय बोर्ड में चर्चा किए बिना अपने अध्यक्षीय भाषण में आडवाणी जी ने कह दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट होंगे बीजेपी के। अगर वही जैन हवाला कांड 10 दिन के बाद अगर वो बोलते तो छीछा लेदर हो जाती।
फिर तो वो नाम खत्म आने हो के जाता बाद नहीं, 10 ही 15 दिन का मामला था उस ना, समय तक उनके पास जानकारी थी। चलिए, जानकारी थी। ये बहुत अच्छी चर्चा आपने की है। हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो कितना जाए, हुआ, मेरा 10 या कोई 15 दिन हुए थे सर शायद, जी, दस जी, जी, पंद्रह दिन ही हुए थे ना, जिसके जैन हवाला कांड का जिन सामने जी, आ गया, जी। और लोकसभा से इस्तीफा भी दे दिया उन्होंने। अब आखिरी सवाल मुझे समझाइए क्लैरिटी के साथ, मतलब सारी बातें आपने क्लैरिटी से जी की। अब 3 सवाल हैं छोटे छोटे से। आखिरी सवाल का मतलब उसका पूरा हम जी लोग वो कर रहे हैं, कंपाइल कर रहे हैं। आप मानते हैं कि 2029 में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री नहीं होंगे? पहला सवाल। जी। दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीते हारे, हारने पर ज्यादा बड़ी संभावना है, योगी आदित्यनाथ नंबर 2 लीडर हैं। तीसरी बात, राहुल गांधी ये गलती करेंगे अगर अमित शाह का विकेट वो लेते हैं, कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल होगी। तीसरे सवाल से मैं शुरू करता हूं आपके, कि क्या कांग्रेस की ये सबसे बड़ी गलती होगी कि वो विकेट गिराएंगे? मैं कहता हूं, मेरा मानना है कि राहुल गांधी ने या जेनजी ने मिलकर अमित शाह को इस देश में एक पॉलिटिकल विलन बना दिया, वहां तक तो उनकी स्ट्रेटजी सही है। लेकिन विलन बनाने के बाद वो विकेट चुनाव से पहले ही गिरा दे और नए प्रतिद्वंदी का सामना करने की स्थिति में खुद को लाए, ये स्ट्रेटेजिक ब्लंडर है। जो जनता के बीच पहले ही विलन बन चुका है, बेहतर है कि वो विकेट बरकरार रहे, जैसे नरसिम्हा राव बरकरार रह गए थे। ठीक है। इसका जवाब है। दूसरा, आपने कहा कि क्या योगी आदित्यनाथ नंबर 2 नेता है भारतीय जनता पार्टी? नंबर 2 और नंबर 3 जैसी चीजें भारतीय जनता पार्टी में चलती नहीं है। मुझे याद है 2013 में जब बीजेपी के अंदर बवाल चल रहा था कि मोदी दिल्ली लाए जाए या नहीं लाए जाए, नीतीश कुमार के बारे में चर्चा थी कि कभी भी वो अलग हो सकते हैं। उस वक्त सुषमा स्वराज ने संसद में आप ही लोगों से बात करते हुए कह दिया था कि वेस्टमिंस्टर मॉडल, जो ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री मॉडल है, वेस्टमिंस्टर मॉडल में जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है, विपक्ष का नेता, शैडो वही प्राइम गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रियल बात कैंडिडेट उन्होंने, होता है। जी शैडो गवर्नमेंट की बात की थी। जी, और उन्होंने कहा था कि वही प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होता है, यानी एक तरफ से खुद की दावेदारी को उन्होंने दूसरे तरीके से कहा था, पेश किया था। तो एक वो परिस्थितियां थी, लेकिन आए कौन? नरेंद्र मोदी आए, गुजरात से आए। इसलिए आए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की डिमांड नरेंद्र मोदी के पक्ष में थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का बहुमत ये चाहता था, वर्कर चाहता था कि नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट बने। ये स्थिति बन गई थी। आज की तारीख में अगर वर्कर से, अमित शाह ने जितना पार्टी को खड़ा किया हो, अगर आप वर्कर से जाके पूछें कि कौन होगा पीएम कैंडिडेट, किसे होना चाहिए मोदी के बाद, तो पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ, दूसरे नंबर पर फडणवीस और तीसरे नंबर पर अमित शाह को रखेंगे। शायद ना भी रखें इस परिस्थिति में जब वो पॉलिटिकली विलन बना दिए गए हो। तीसरी बात आपने कही कि तीसरा सवाल आपका यह था कि नरेंद्र मोदी पीएम कैंडिडेट होंगे या नहीं। 2014 में मोदी को सत्ता में कौन लाया था? मिलेनियल्स, जो हमारी पीढ़ी है, मिलेनियल्स 81 से 96 के बीच जन्मे हुए लोग। 96 वाले ही, जो लास्ट 96 वाले थे वो 18 साल के थे, यानी वोटर हो गए थे सारे मिलेनियल्स लगभग। जेनजी उस वक्त तक वोटर नहीं हुआ था, 97 से 2011 वाला वोटर नहीं हुआ था। तो मिलेनियल्स और जेन एक्स यानी 65 से 80 वाले, ये वोटर मोदी जी को सत्ता में लाने वाले थे। अब चूंकि 97 से 11 वाले लोग 2029 में वोट करेंगे, जिसको हम जेनजी कह रहे हैं, 11 वाला भी 18 साल का होगा, फर्स्ट टाइम का वोटर होगा, 9-10 वाला भी फर्स्ट टाइम का वोटर हो सकता है। तो ये जेनजी, जिसकी आबादी, एक प्रोजेक्टेड आबादी अभी बताई जा रही है कि 36 करोड़ होगी 2029 में। करीब 36 करोड़, 40 करोड़ 36 करोड़ होगी। हाँ, 36 करोड़ अगर ये वोटर होंगे तो फिर अगला प्रधानमंत्री और अगली सरकार जेनजी तय करेगा। एक, नरेंद्र मोदी का लगभग 80 साल का हो जाना, दूसरा जेनजी के बीच में विलन बन जाना, पॉलिटिकल विलन बन जाना। वो सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही है कि 2029 में नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट बनाने का रिस्क भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष बिना चेहरे के चुनाव जीत जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी छड़ी लेकर चलते थे, अटल बिहारी वाजपेयी भूल जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी कर दी है क्योंकि सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है। ये सारे मैसेज जनता के बीच 2004 में पहुंच रहे थे। बहुत कम रैलियां भी वो कर रहे थे, रैली के मंच पर छड़ी लेकर पहुंचे थे। खैर, मोदी छड़ी लेकर नहीं पहुंचते हैं, लेकिन चर्चाएं उम्र को लेकर के हो रही थी। उस परिस्थिति में विपक्ष क्या पता बिना चेहरे के ही चुनाव जीत ले, 272 के आंकड़े को पार कर ले। एक बात ध्यान रखिए सर कि मोदी जी ने बीजेपी को वहां पहुंचा दिया है जहां बीजेपी के लिए अब गठबंधन सरकार चलाना आने वाले समय में किसी दुश्वारी से कम नहीं होगा।
भाजपा को केंद्र में अब सरकार बनाने के लिए 180 सीट नहीं चाहिए जो अटल जी को चाहिए थी। 96 वाली जगह पर पहुंच गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी को हर हाल में 250 सीटें चाहिए केंद्र में सरकार बनाने के लिए। वहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने के लिए 125 सीटें चाहिए। ये आज की हकीकत है। कांग्रेस के 125 पहुंचने का मतलब है कि विपक्ष 300 पार कर रहा है। तो 100 सीटों पर तो है ही कांग्रेस, 100 सीटों पर है, तो उनका इंटायर ऑपोजिशन ही 234 प्लस 7-8 जो पप्पू यादव टाइप जीत के आए, 242 पर तो है ही। अगर वही 125 होते तो बाकी उनके अलायंस पार्टनर भी 10-20 होते हैं, मतलब 290-93 पे वही होते हैं। 320 पर पहुंच गए नरेंद्र मोदी। अब वो तो 320 पर तो चुनाव बाद वाली प्रक्रिया से पहुंच गया ना, उस प्रक्रिया से तो नरसिम्हा राव ने बहुमत हासिल कर लिया था। लेकिन आपने एक बारीक बात कही, मुझे पता नहीं कि उसको रिपीट करूं कि नहीं करूं। आपने कहा कि जैन जी के विलन हो गए नरेंद्र मोदी जी। क्या आप ऐसा सोचते हैं? बिल्कुल ऐसा सोचते हैं सर। इसलिए सोचते हैं, आप हम लोग के होशो हवास के पहले की चीजें हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। हर आंदोलन का एक प्रतीक होता है, हर आंदोलन का एक विलन भी होता है। नहीं, विलन भी होता है और प्रतीकों से ही विलन बनता है। अब जैसे मेरे जन्म के पहले की घटना है, वो मैं आपको दिलाऊं। जॉर्ज फर्नांडिस की वो हथकड़ी वाली तस्वीर, वो 77 के चुनाव की सबसे बड़ी तस्वीर मानी गई थी। जेपी आंदोलन का सबसे बदल दिया था, सब कुछ बदल दिया। वो तस्वीर ही प्रतीक हो गई थी। राजीव गोस्वामी की वो आग में लपटी हुई तस्वीरें विश्वनाथ प्रताप सिंह को विलन बना के चली गई थी। और अन्ना आंदोलन के दरमियान की भी कुछ तस्वीरें थी टोपी पहने हुए लोगों की, वो मनमोहन सिंह को विलन बना के चली गई, कांग्रेस को। आज की तारीख में मैं देख रहा हूं कि जेन जी और जेन अल्फा के बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं, जो इतने अच्छे अच्छे मीम बना रही हैं। 2-4 मीम तो इतने वायरल हो गए हैं कि इस मोमेंट के प्रतीक के तौर पर वो चल रहे हैं चारों तरफ। वो 56 इंच वाला बाल नरेंद्र जो चल रहा है। तो जब किसी आंदोलन में प्रतीक गढ़ लिया जाता है फुटेज के रूप में, तो आप समझ लीजिए कि उसके बाद विलन बनने की प्रक्रिया बहुत तेज हो जाती है जब प्रतीक गढ़ लिया जाता है। और नेगेटिव प्रतीक जब गढ़े जाते हैं तो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल होते हैं। जी, वही इसीलिए मैंने हथकड़ी वाली तस्वीर का भी जिक्र किया, राजीव गोस्वामी का भी जिक्र किया, और टोपी पहने हुए अन्ना आंदोलन के लोगों की जो प्रतीक थे, उसी से मैं तुलना कर रहा हूं। ये जंतर मंतर वाली भीड़ की नहीं, भीड़ लोग भूल जाएंगे, लेकिन बच्चों ने जो मीम बना करके डाले हैं, छोटे छोटे बच्चों ने, वो जो नीचे तक जा रहा है, उससे कोई निजात नहीं पा सकता। न तो गोदी मीडिया दिला सकता है, न कोई दिला सकता है मोदी जी को। तो जेनेक्स या जेन उसके लिए, जेनेक्स के लिए या मिलेनियल्स के लिए, मोदी जी के लिए भले उसके मन में सहानुभूति हो, लेकिन जेन जी के लिए पॉलिटिकल विलन मोदी और शाह दोनों बन गए हैं। हाँ, एक बात में एक लाइन जरूर जोड़ूंगा इसमें, धर्मेंद्र प्रधान की किस्मत अच्छी थी, अब लोग उन्हें भूल से गए हैं। 2-4 साल बाद यदि उनकी रीपैकेजिंग हो जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। होती रहती है राजनीति में, रीपैकेजिंग भी होती है जी, गुस्सा नहीं होता। उदाहरण है, उस पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे। बहुत सारे उदाहरण मुझे अभी याद आ गए आपकी रीपैकेजिंग पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यही मजा होता है अभिषेक के साथ बात करने का, एक नए तरीके से बात होती है। हो सकता है लोग हमसे नाराज हो, लेकिन एक तथ्यपरक बातचीत और एक आकलन को, बहुत गंभीर आकलन मेरे हिसाब से, मैं बधाई देता हूं आपको अभिषेक कि जिस तरह से आप आकलन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर बात करेंगे हम लोग, चलता रहता है वक्त। थैंक यू।